नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए उस जंग की जिसने खाड़ी देशों में उथल पुथल मचा दी है। जी हां, देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज छठा दिन है और इसके साथ ही ईरान पर अमेरिकी हमले के 100 बम गिराए और 20 ईरानी वॉरशिप भी डुबो दिए हैं। इन हमलों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है और ईरान ने पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट के 9 देशों में बने अमेरिकी बेस पर जबरदस्त हमला किया है। और इस बीच इजराइल ने लेबनान के त्रिपोली शहर में स्थित फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर हमला किया और यह हमला बेदावी रिफ्यूजी कैंप में हुआ, जो उत्तरी लेबनान का सबसे बड़ा फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप माना जाता है। और इस बीच ईरान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी भी दी है। जी हां, और एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने यह कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो ईरान इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बना सकता है। और ईरानी न्यूज एजेंसी ISNA के मुताबिक ईरानी अधिकारी ने यह भी कहा है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई की स्थिति में दक्षिण इजराइल में स्थित इस परमाणु केंद्र पर हमला किया जा सकता है। और जिसके बाद जवाब में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ऐलान यह किया है कि अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों पर ग्रेविटी बम गिराएगा और ग्रेविटी बम से हमले का मतलब बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। और अमेरिका का यह भी कहना है कि हमारे पास ईरान पर हमले को लेकर सटीक गोला बारूद अभी भी मौजूद हैं। ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों और ड्रोन की संख्या में कमी आई है और हेगसेथ के मुताबिक अमेरिका और इजराइल अगले 1 हफ्ते से भी कम वक्त में ईरान के आसमान पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। और लेकिन आखिर ये ग्रेविटी बम क्या है, ये आपके मन में सवाल होगा। और आखिर बम के दम पर अमेरिका ईरान पर हमले की आखिर धमकी दे रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि स्थिति देखिए लगातार खराब हो रही है, लेकिन अभी भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। खास करके ईरान, माना यह जा रहा था कि 2 दिन में ही ईरान जो है पस्त हो जाएगा, लेकिन अभी भी ईरान जो है पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी सैन्य बेस पर, इजराइल के अलग अलग शहरों पर लगातार बमबारी जारी है और स्थिति बहुत ज्यादा खराब इस वक्त मिडिल ईस्ट में होती भी नजर आ रही है। सवाल ये कि आखिर जो ये हालात बने हुए हैं, कब तक इस तरीके से स्थिति देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी भी ईरान की ओर से चेतावनी दी गई है इजराइल और अमेरिका को, और यह कहा गया है कि इजराइल अमेरिका अगर ये चाहती है कि सत्ता परिवर्तन ईरान का करवा देंगे तो ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका अब ग्रेविटी बम से हमले की तैयारी कर रहा है। अब सोचिए, ग्रेविटी बम से अगर हमला होता है तो तबाही जबरदस्त तरीके हो सकती है। और इससे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं ईरान जो है पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। क्या वाकई में ऐसी नौबत आ रही है? क्या वाकई में अब अमेरिका ग्रेविटी बम का इस्तेमाल करेगा? क्योंकि अब तक छठे दिन में ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ग्रेविटी बम से जो ये धमकी दी जा रही है कि हम ग्रेविटी बम से अब हमला करेंगे अमेरिका की ओर से, सवाल ये कि आखिर ये ग्रेविटी बम है क्या, वो जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते। क्योंकि देखिए, ग्रेविटी बम से अगर हमला हुआ तो तबाही जबरदस्त होगी। ग्रेविटी न्यूक्लियर बम सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है और ऐसे में न्यूक्लियर बम को फ्री फॉल न्यूक्लियर बम भी इसे कहते हैं। और इसी के साथ ही एयरक्राफ्ट से गिराए जाने वाले टैक्टिकल एनग्नाइड से अगर ये बनाया जाता है, ये हथियार होता है। और ग्रेविटी बम में अपना कोई गाइडेड सिस्टम भी नहीं होता है। एक बार छोड़े जाने के बाद ग्रेविटी फोर्स के तहत टारगेट पर ये डायरेक्ट जाकर गिरते हैं और पूरी तरीके से ग्रेविटी और एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है, स्पीड पर निर्भर करता है कि आखिर ये कितना तबाही मचा सकता है। और ऐसे में आप सोचिए कि किस तरीके से ये घातक है, कितना घातक है, और अगर इससे हमला हुआ तो आखिर किस तरीके से हालात, क्या स्थिति बन सकते हैं। और ऐसे में अगर अमेरिका इसका इस्तेमाल करता है तो समझिए कि ईरान के लिए बहुत विनाशकारी ये साबित हो सकता है। और ऐसे में क्योंकि देखिए इसमें कोई कंट्रोल नहीं, यानी कि एक बार अगर टारगेट पर निशाना बनाया जाता है, अगर छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद कोई इसमें कोई ऐसी हथियार नहीं है, कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि इसे कंट्रोल कर लिया जाए। और ऐसे में अगर इसका इस्तेमाल होगा तो बहुत ज्यादा स्थिति जो है खराब हो सकती है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, नेवी कमोडोर DS सोढी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले क्योंकि देखिए आज छठा दिन है जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी भी
ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल का आक्रामक रूप हम देख रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब यह कहा जा रहा है कि ग्रेविटी बम का अमेरिका इस्तेमाल करेगा। ये कितना घातक साबित हो सकता है सर? देखिए, अभी जो स्थिति बनी है इसके अनुसार अभी जो अमेरिका है हम्म। वो हर एक उस वेपन का यूज करेगा अदर देन द न्यूक्लियर वेपन जिसके साथ ईरान को ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो। और ये ग्रेविटी बम जो है हम्म। ये फ्री फॉल बॉम्ब है, और ये एक बार गिराया गया तो जिस जगह जाके गिरेगा वहां पे बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। हम्म। और अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें आप ये देखिए कि रिटेलिएशन दोनों तरफ से हो रही है। इसराइल भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, ईरान भी बहुत अटैक कर रहा है। और ईरान ने काफी डैमेज किया है, इसराइल के अंदर भी किया है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी जी। किया है। और अभी हार्मोज स्ट्रेट जो है उसको भी बंद करके रखा है। तो ये काफी स्थिति जो है अभी काफी एस्केलेट हो गई। हम्म। लेकिन सोढ़ी सर, क्या इसकी वाकई में संभावना बनती हुई नजर आ रही है? क्या अमेरिका अब ग्रेविटी बम का इस्तेमाल कर सकता है क्या? नहीं, मैंने आपसे कहा कि हम्म। जैसी स्थिति बनी हुई है हम्म। इसमें अमेरिका हर एक उस वेपन का इस्तेमाल करेगा जिससे ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो अदर देन द न्यूक्लियर वेपन। क्योंकि ये जो वेपन्स हैं, हम्म। देखिए आप ये भी समझना बहुत जरूरी है हम्म। कि अमेरिका ने जो पहला अपना ऑब्जेक्टिव बताए थे, जब उन्होंने ये कहा था कि वो रजीम चेंज करना चाहते हैं और वो जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ईरान के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अभी उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो गोल पोस्ट पूरा ही चेंज हो चुका है। अभी अमेरिका ईरान की टोटल एनिलेशन की बात कर रहा है। जी। वो ईरान में नेवी को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है, ईरान के लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है, ईरान के ड्रोन लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। और जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं और जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं या जो भी जगह हैं उनको हम्म। डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। हम्म। यानी कि देखिए, अमेरिका ये चाहता है कि पूरी तरीके से ईरान को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि घुटनों पर ईरान आ जाए, लेकिन ईरान अभी घुटनों पर आने के लिए तैयार है नहीं, पीछे हटने के लिए तैयार है नहीं। लेकिन मल्लिका पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, विदेश मामलों की जानकार। मल्लिका पांडे जी, ये अब जो छठा दिन है आज, ये जो जंग जैसी स्थिति बनी हुई है, इसके बाद आप क्या रीड कर पा रही है? क्या सिचुएशन आगे बनती हुई नजर आ रही है, और हालात को लेकर अभी क्या अब जानकारी आप देंगे? क्योंकि बहुत जबरदस्त तबाही ईरान के अंदर भी हुई है, अमेरिका इजराइल के अंदर भी हुई है, लेकिन अभी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से अब कोई बदलाव होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। नमस्कार पुनीता जी। देखिए, हिस्टोरिकली एक अगर आपको बताऊं तो जब ईरान और इराक की वॉर हुई थी 1980 में, तो ये करीब करीब 10 साल ये वॉर खींची गई थी। जब सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन्स यूज किए थे, काफी लाखों लोग ईरान में भी मारे गए थे, और इराक को काफी यूएस ने बैक भी किया था जब ईरान इराक की वॉर थी। तो देखिए, ये ईरान जो यूएस और इसराइल का मैं समझती हूँ थोड़ा सा मिस कैलकुलेटेड मूव रहा, जहाँ उनको लगा कि वो टॉप रिजीम को अगर रिमूव कर दें तो सब कुछ वहां पर ठीक हो जाएगा। वो एकदम से आके मतलब अटैक वगैरह संभाल नहीं पाएंगे, ये सब उनको लग रहा था ऐसा यूएस और इसराइल को। बट फिर हम्म। हम देखते हैं, देखिए अगर मैंने जैसे बताया 1980 से 88 तक जो पूरी ईरान इराक वॉर खींची थी, ईरान हमेशा से ही 1979 के बाद से, देखिए जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, जी। खामिनी ने पावर ली है 1980 से, तो वो काफी एक कमांडर नहीं, जो उनका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मल्टी लेयर्ड है। क्योंकि खामिनी हमेशा से प्लान कर रहे थे। और अगर आप शिया कम्युनिटी का देखिए तो उनके उसमें जो शहादत होती है, मार्टिरडोम होता है, वो हम्म। उनका एंड गोल होता है। तो उनके लिए सबसे ऊपर की यही चीज थी कि अगर हमें मार्टियर हो जाए, हम शहादत मिल जाए, तो वो हमारे लिए सबसे उच्च स्तर की डेथ है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी जो ईरान है वो इस मामले में बहुत ही रेजिलियंट रहा है। तो यूएस और इसराइल की मैच आएगी तो हम अपने सेंटर्स, हम एकदम अपना बंदा ले आएंगे। फिर थोड़ा सा मुझे बिल्कुल। जो लगता है पुनीता जी, काफी कंफ्यूज स्टेटमेंट्स आ रही हैं यूएस की तरफ से। संडे को वो बोलते हैं कि हम ईरान से बात करना चाहते हैं, मंडे को वो बोलते हैं अब हम्म। लेट हो गई है। कुछ एंड गेम इसमें दिखाई नहीं दे रहा है पुनीता जी। जो आप बोल हम्म। रहे हैं कि अच्छा ये एक दो हफ्ते में हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, तो देखिए इराक का, जब इराक हो, अफगानिस्तान हो, जब भी अमेरिका ने रिजीम चेंज करने की कोशिश की है, जी। तो वो कभी भी आप देखिए कि लंबे समय तक नहीं चली। आज अफगानिस्तान का हाल देखिए, 20 साल पहले अमेरिका को लगा कि हम ये सब खत्म कर लेंगे, आज कौन है पावर में? तालिबान है पावर में। इराक का हाल देखिए, सीरिया का हाल देखिए,
लिबिया का हाल देखिए, सब में सिविल वॉर्स चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस का एक कोई एंड गेम नजर नहीं आ रहा है, और ये कब तक खींचेगा, ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है पुनीता जी। जी बिल्कुल, यही बहुत बड़ा सवाल है कि जो ये अब दोनों तरफ से वार पलटवार, तीनों तरफ से जो वार पलटवार हो रहे हैं, आखिर ये जाएगा कहां तक? सोनी सर, जरा आप समझाइए, जो अब तक ईरान का ये आक्रामक रूप आप देख रहे हैं, जो पलटवार ईरान कर रहा है, इसके बाद क्या स्थिति सामने आ रही? क्या अभी भी ईरान के पास पर्याप्त हथियार हैं जिसके थ्रू अभी भी इजरायल और अमेरिका को जवाब लंबे समय तक दे पाएगा? देखिए, ईरान के पास जो वेपन्स की बात कर रहे हैं आप, उनके पास मिसाइल्स हैं और तरह तरह की मिसाइल्स हैं। उनके पास ड्रोन जो हैं वो भी काफ़ी इफेक्टिव हैं। लेकिन इशू ये होता है कि जो ईरान है, उनके पास, चलो अगर मान के चलते हैं कि अभी उनके पास जो स्टॉक पाइल है वो काफ़ी है उनके पास अभी भी, पर जो अटैक्स इसराइल और अमेरिका कर रहे हैं वो उनके लॉन्चेस पे कर रहे हैं। तो अगर लॉन्चेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जो वो वेपन्स हैं वो किसी यूज़ के रहेंगे नहीं। हालांकि ईरान के पास अंडरग्राउंड लॉन्चिंग कैपेबिलिटी भी है, हम्म। पर ये देखिए, अगर ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा खिंच जाता है, थोड़ा और आगे जाता है, तो ईरान की जो वेपन्स हैं वो भी काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और ईरान इस वार को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लड़ पाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि जहाँ जहाँ ईरान अटैक कर रहा है तो वो भी काफी डिस्ट्रक्शन कर रहा है। ईरान ने दूसरा इकोनॉमिक वॉर भी का रुख भी ले रखा है। तो ये कब तक चलेगा ये कन्फ्लिक्ट, इसको अभी हम कुछ कह नहीं सकते। जी। देखिए, जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हम्म। तो इंडिया जो था वो बहुत फोकस्ड अप्रोच थी इंडिया की। इंडिया ने कहा था कि हम स्पेशल ऑपरेशंस कर रहे हैं और जो टेररिस्ट जगह थी उनको अटैक कर रहे हैं। हम्म। अमेरिका ने अभी तक ना तो उसको स्पेशल ऑपरेशंस कहा है, ना तो टोटली कंप्लीटली वार भी डिक्लेयर नहीं की है। हालांकि ये वार का रुख तो ले चुकी है, लेकिन जो डिक्लेरेशंस हैं वो उस तरह से नहीं हुई थी। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका ने सेटअप करके रखे हैं, नहीं, लगता जरा है वो सर उनकी ये तरफ भी बढ़ेंगे। समझाइए, क्या इजरायल और अमेरिका जो है अब ये भाप पाने में नाकाम साबित हुआ कि ईरान इतने दिनों तक जवाब दे पाएगा? क्या इसे भी हम इस तरीके से समझ सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ईरान अब तक छठे दिन भी टिका हुआ है, वो कहीं ना कहीं इजरायल और अमेरिका के लिए भी जरूर हैरान कर रहा होगा। नहीं, देखिए, यूएस और इसराइल को ईरान की कैपेबिलिटीज के बारे में सब पता है। उनकी हम्म। इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग है। पर जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने कहा था कि लगता है अमेरिका ने ये मिस कैलकुलेट किया है। वो ये समझ नहीं पाए कि ऐसा रिटेलिएशन ईरान की तरफ से होगा। उन्होंने ये समझा था कि जो सुप्रीम हेड है उसको मारने के बाद जो वहाँ के हम्म। लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, ओपन में आ जाएंगे और उनका जो एम है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हम्म। अभी आप देखिए, जो शिप ईरान का जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय सिंक किया है वहां पे ऑफ श्रीलंकन कोस्ट इंटरनेशनल वाटर्स में, जी। वहां से भी जब ये 87 बॉडीज जो सोल्जर्स की हैं, जब वो वापस ईरान जाएंगी, हम्म। वहां पे जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, जो उनके इमोशंस है, वो भी आप समझ सकते हैं कैसे होंगे। हम्म। तो ये अमेरिका के लिए जो अभी स्थिति है ये थोड़ी ठीक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मलिका जी, ये जो स्थिति, जो हालात हम देख रहे हैं, अब इसके बाद अब अलग अलग देशों पर इसका असर किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आ रहा है? खास करके हम भारत के लिहाज से बात करते हैं तो भारत के लिहाज से कितना ज्यादा नुकसान इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर हॉर्मुज की हम बात करते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट उसे बंद कर दिया गया है, ऐसे में तेल निर्यात पर पूरा असर देखने को मिल रहा है, तो कितना नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है? देखिए पुनीता जी, मुझे लगता है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, जहां भारत केवल सिर्फ एक ही कंट्री से या मिडिल ईस्ट से ही सब कुछ नहीं ले रहा था, उसकी हम्म। जो विदेश नीति रही है वो ये है कि हम मल्टीपल जगहों से अपना चीजें सोर्स करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। हम्म। बकायदा आप देखिए कि 40% स्टेट ऑफ हॉर्मूज से हमारा तेल आता है, बट जो 60% है हम रशिया से भी खरीदते हैं, हम यूएस से भी खरीदते हैं, हम लैटिन अमेरिका से भी खरीदते हैं। तो मल्टीपल लोकेशन से अपना
इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो ऑयल हो। अभी मैं देख रही थी कि कल हमारा गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया कि हमारे पास 20 से 25 दिन का ऑलरेडी तेल जी। रिजर्व में है, और शॉक अब्जॉर्प्शन की हमारे पास वो बिल्कुल स्थिति है कि हम शॉक अब्जॉर्ब कर लेंगे 20-25 दिन तक। बाकी रहता है सीएनजी और एलपीजी। तो देखिए, भारत ने बहुत ही कैलकुलेटिव मूव किया है, जिसमें उसने जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसको सीएनजी और एलपीजी का सप्लाई कम कर दिया है, क्योंकि वो अपना जो रिजर्व है वो केवल डोमेस्टिक जो आम आदमी है उसकी जेब में भारी ना पड़े, इसीलिए वो उनके लिए अपना रिजर्व रख रहे हैं। तो सीएनजी एलपीजी आप देखिए मैक्सिमम सपोर्ट कर रहा है आम आदमी को, कंपैरेटिवली इंडस्ट्रियल यूज भारत सरकार ने कम कर दिया है। तो काफी कैलकुलेटिव मूव में भारत चल रहा है। देखिए पुनीता जी, केवल भारत नहीं, ये ग्लोबल क्राइसिस है, तो बिल्कुल। इसमें सिर्फ भारत को नहीं पूरे देश दुनिया को इसमें फर्क पड़ेगा। बट भारत काफी, और एज कंपेयर टू अदर नेशंस, काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड मुझे लगता है पुनीता जी इस टाइम में। और ये अच्छी बात है। अब किसी तरीके से कोई स्थिति भारत के अंदर खराब ना हो, इसे लेकर जो आप जानकारी दे रहे थे कि भारत की अलग अलग रणनीति है और भारत पहले से प्लानिंग करके चल रहा है। लेकिन अब सोढी सर, अब क्या आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आगे ये लग तो नहीं रहा है कि ईरान जो है अभी चुप बैठने वाला है या फिर ईरान किसी भी तरीके से पीछे हट जाएगा, कि अब आगे समझ क्या पा रहे हैं आप, आगे हो क्या सकता है? क्या वाकई में ईरान का जो वजूद है, कह सकते हैं कि अमेरिका जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक पीछे नहीं हटेगा? क्या ये सिचुएशन भी बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अभी जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है उसमें जो अमेरिका है वो ईरान का टोटल एनिहिलेशन करना चाहता है, जो मैंने आपसे बताया है। लेकिन ईरान जो है, ईरान के लोग जो है वो बड़े डिटरमिन्ड है, और उनकी बहुत बहुत ही नेशनलिस्ट हैं। और जो आईआरजीसी है वो भी, उनकी जो अप्रोच है, उनका जो स्ट्रेटजी है वो भी काफ़ी अच्छा है, इस लिहाज से कि वो जो अटैक्स अभी कर रहे हैं, आप देखिए इजराइल पे कर रहे हैं या मिडल ईस्ट पे कर रहे हैं, वो बड़े कैलकुलेटेड अटैक्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनका आर्सेनल है, वो कब तक लास्ट करेगा। और मेरा अपना व्यू ये है कि ईरान ऐसे पीछे हटने वाला नहीं है। और इसका जो कन्फ्लिक्ट का जो इम्पैक्ट है, वो जैसे पहले जी ने बताया है, वो जी। टोटल पूरे ग्लोब पे उसका इम्पैक्ट होने वाला है, ना कि सिर्फ इंडिया पे। और अभी आप देखिए कि ये भी न्यूज़ थी कि जो अमेरिकन ठीक प्रेसिडेंट है। है, उन्होंने इस मंथ एंड में चाइना जाना था। वो चाइना जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी उसका कुछ वो आया नहीं है। जी। लेकिन हो सकता है अगर वो चाइना जा रहे हैं तो उससे चाइना जाने से पहले वो इस कन्फ्लिक्ट को वो ठीक है। रोक दें, ये भी पॉसिबल है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए